दोस्तों, आपको बताते हुए बहुत खुशखबरी हो रही है कि हिंदुस्तान डेली ने अपना पहला पॉडकास्ट स्टार्ट किया है। हमारे जो पहले कैंडिडेट है पॉडकास्ट के लिए हमने जिनको सेलेक्ट किया है, उनका नाम है काशिफ शाह, जो महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है एनसीपी एसपी के और वार्ड नंबर 223 के इच्छुक उम्मीदवार है। उसके बाद पार्टी के अंदर एक बड़ा पॉलिटिकल भूचाल आया। हम लोग लॉयलिस्ट लोग हैं, लेकिन अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती, साहब ने हमें खुद कहा कि आप लोग इलेक्शन की तैयारी करें। अच्छा काशिफ भाई, चुनाव किन मुद्दों पर लड़ोगे? ये एक शर्म की बात है, ये काम भी कॉर्पोरेटर नहीं करा पाते। डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आज लाइनें लग रही है बीओ में। पार्किंग का पूरे साउथ बॉम्बे का इशू है, आपके पास ऐसा क्या प्लान है? इलीगल बिल्डिंग नहीं बनने देंगे। कि काशिफ ही क्यों या किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? आज देख सकते हैं सीताराम लाइब्रेरी बनी भी तैयार है। जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और उनका हिसाब वो तो उनकी मेंटल स्थिति खराब है। कल अगर आप एपी गुड ज्वाइन कर लिए, कोई बजरंग बली पे चला रहा है, कोई मौलाली पे चला रहा है। तो पार्टी का क्या सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल कुछ नहीं बोला गया। वेरी गुड। आपको नहीं लगता कि उनकी एमएलएशिप जानी चाहिए? लोगों को सोचना चाहिए। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपके बारे में बताइए, पॉलिटिक्स कैसे शुरू किया था, कहाँ से आपने मतलब इंस्पिरेशन मिली कि आप एनसीपी ज्वाइन की? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमको आपने यहाँ पे इनवाइट किया। और इस पॉडकास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि 2009 से मेरी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुई थी। हम लोग एक ज़माने में ह्यूमन राइट्स ब्यूरो में थे, फिर वहाँ से हम लोग ने एनसीपी ज्वाइन किया 2010 में। 2010 से लेकर आज 2026 तक हम लोग एनसीपी के साथ ही जुड़े रहे। पवार साहब की आइडियोलॉजी से इंस्पायर हुए थे, पवार साहब के सेक्युलरिज्म पे हम लोग इंस्पायर हुए थे और हमने ये पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ किया कि हम एनसीपी ज्वाइन करेंगे। हम लोग 2010 में मैं वार्ड का सेक्रेटरी था, यही वार्ड का 221 वार्ड कहलाता था उस वक्त। और उसके बाद हमने मुंबा देवी तालुका वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में काम किया। फिर उसके बाद हमने साउथ मुंबई कमेटी में काम किया। फिर मुंबई कमेटी मतलब नीचे से एक बार स्टेप बाय स्टेप मैं 2024 में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था साउथ मुंबई यूथ का, एनसीपी का। फिर अभी महाराष्ट्र स्टेट कमेटी में पवार साहब ने मौका दिया। तो स्टेप बाय स्टेप करके आए हम लोग की एक एनजीओ है युवा जन संघर्ष, जो गरीब लोगों को और ज़रूरतमंद लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है और जो भी ज़रूरत होती है उनकी पूरी करती है। अच्छा काशिफ भाई, जिस तरीके से आपने बोला कि आपने एनसीपी ज्वाइन की, एनसीपी आपने 2010 में ज्वाइन की और उसके बाद पार्टी के अंदर एक बड़ा पॉलिटिकल भूचाल आया। अजीत पवार और शरद पवार साहब अलग हो गए, पूरी पार्टी टूट गई। महाराष्ट्र के अंदर जो एक बड़ा नाम था शरद पवार साहब का, वो टूट गया। तो आपके पास भी एक ऑप्शन था कि आप अजीत पवार के साथ चले जाते, हुकूमत में मिल जाती, सीट मिल जाती, तो उसको आपने क्यों नहीं चुना? क्योंकि जैसे आप बता रहे हो कि आप वार्ड नंबर 223 के इच्छुक उम्मीदवार हो, आप यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हो। जब आपके पास एक ऑप्शन था तो आप क्यों नहीं गए? एक्चुअली में जब हम लोग ने पवार साहब की आइडियोलॉजी ज्वाइन करी थी, सेकुलरिज्म पे हमने पवार साहब के देखकर हमने पार्टी ज्वाइन करी थी और 2014 में हम इलेक्शन हारे। 2019 में पवार साहब ने फिर से हमारी सरकार बनाई, जिसमें उद्धव बाला साहब ठाकरे इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने। फिर उसके बाद एक क्राइसिस आया 2022 में, सब गद्दार लोग भाग गए, सीट का बंटवारा हो गया। फिर अजीत दादा ने ऐसा किया, लेकिन हम लोग पवार साहब के साथ जुड़े थे। हमने पवार साहब को देखकर पॉलिटिक्स शुरू करी, इसलिए हम लोग लॉयलिस्ट लोग हैं और लॉयलिस्ट कार्यकर्ता है। आज पार्टी में हम लोग, इससे बुरा वक्त था तब भी साथ थे, आज भी साथ है और इंशाल्लाह हमेशा पार्टी के साथ रहेंगे। अच्छा, अगर कल को आशिफ भाई ऐसा होता है कि आप पार्टी के साथ वफादारी के साथ, लॉयल्टी के साथ पार्टी में बने हुए, लेकिन अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती, क्योंकि वार्ड नंबर 223 की जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को देखते हुए आप यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे, तो आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, पार्टी से हम पवार साहब से पहले मिले थे। हम लोग जब इरादा किए 2017 में भी मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था, लेकिन उस वक्त लेडीज वार्ड हो गया था और अभी ओबीसी हुआ है, ओबीसी जनरल है। तो हम लोग साहब के पास गए, मैंने अपना ओबीसी का बताया कि हम लोग आते हैं। साहब ने हमें खुद कहा कि आप लोग इलेक्शन की तैयारी करें, क्योंकि हम लोग ने इस वार्ड में 10 सालों से, 9 साल से मेरी ऑफिस को हो गए डोंगरी पे, 10 साल से हम लोग इस वार्ड में काम कर रहे हैं और मेरा बचपन गुजरा है पठानवाड़ी के अंदर। मैं पैदा वहाँ हुआ हूँ इमामबाड़े में और हमेशा बचपन से पठानवाड़ी में रहे, स्कूल सेंट जोसेफ में पढ़ी है, तो बचपन यही गुजरा है, यही वार्ड में। तो हमने साहब से कहा, साहब ने कहा आप तैयारी करो, तो हम लोग ने पूरी तरह से तैयारी करी है और इस बार चुनाव हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा काशिफ भाई, चुनाव किन मुद्दों पर लड़ोगे? जिस तरीके से लोग चुनाव के टाइम पर बड़े बड़े वादे करते, उसके बाद लोगों को देखा जाता है कि वो लाइट, गटर, नाली
पानी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ते। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि बीएमसी में क्या क्या काम होते और आप क्या क्या काम करोगे, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हो, इससे पहले भी कोई चुनाव लड़कर जीता था, तो आपका क्या प्लान है, जो प्लान आप लोगों को बताओगे? जैसा आप देख सकते हैं कि ये मुंबई महानगर पालिका इस देश की सबसे बड़ी आर्थिक महापालिका है, जिसमें 76,000 करोड़ का बजट है। फिर भी खड्डों की वजह से मौतें होती है, फिर भी बिल्डिंग गिरने से मौतें होती है, फिर भी छोटे छोटे गटर मीटर पानी, जैसा आपने कहा बीएमसी के काम है, ये काम भी कॉरपोरेटर नहीं करा पाते। ये एक शर्म की बात है। और हम लोग का जो एक विजन है, हम लोग अगर इस वार्ड में चुनाव लड़ते हैं, लोगों ने अगर हमें मौका दिया, आप देख सकते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आज लाइनें लग रही है बी वार्ड में। सबसे पहले इसका सुधारण करेंगे, स्कूल एजुकेशन पे काम करेंगे, हॉस्पिटलाइज में आप देखेंगे जे हॉस्पिटल हमारे यहाँ पड़ता है, जो वार्ड में नहीं आता है, लेकिन जे हॉस्पिटल ही करीब है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। बीएमसी हॉस्पिटल आज मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे 0 क्लिनिक है, इस पे काम करेंगे। आज ग्राउंड के नाम पे घर बने हुए लोगों के वहाँ पे, यहाँ के जो कॉर्पोरेटर टैक्स उन्होंने जिम में लोगों को डोनेट कर दी, कोई उसमें जिम करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं कर रहे। ब्यूटिफिकेशन का काम आप देख ले, हाउस गली का काम आप देख ले, खड्डों का काम आप देख ले, पार्किंग की इशू है, ये सब समस्या। अच्छा भाई, पार्किंग का जो आपने काशिफ भाई बोले, पार्किंग का पूरे साउथ बॉम्बे का इशू है। मैं आपके वार्ड की बात नहीं करूंगा, स्पेशली पूरे बॉम्बे को अगर फोकस किया जाए, तो आपके पास ऐसा क्या प्लान है कि जिससे जो है ट्रैफिक के इश्यूज? इनलीगल बिल्डिंग नहीं बनने देंगे बी वार्ड में। इनलीगल बिल्डिंग, जो बिल्डिंग को एफएसआई मिलती है या आईओडीसी मिलती है, जिस बिल्डिंग को परमिशन मिलती है बनाने की कि भाई आप 23 माला बनाएंगे, आप 25 माला बनाएंगे, रेफ्यूजी फ्लोर यहाँ नहीं दिया जाता है। पार्किंग होती है 2-2, 3-3 फ्लोर की, वो पार्किंग खा जाते हैं, लोगों को बेच देते हैं। यहाँ के जो पहले कॉरपोरेटर, एमएलए, इनकी जिम्मेदारी है। ये सब चीज़ों पे हम लोगों ने आपको प्रतिनिधि चुन के दिया, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही। आज एक बिल्डिंग बनती है 25 माले की, उस बिल्डिंग में अगर 25 माले पे एक फ्लोर पे 7 घर है, तो अब इस पे इतने 100-150 टेनेंट के आप पार्किंग नहीं देंगे तो लोग बाइक कहाँ लगाएंगे? तो उनकी समस्या, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, छोटी समस्या नहीं है कि मैं आऊँगा और इसको इमीडिएट हल कर दूंगा, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने बाइकल्ला में रहेजा एक ऑप्शन बना जिसकी पार्किंग की सुविधा हुई। इस तरह से कुछ हम लोग विचार करेंगे और एक अच्छा विजन बना के लोगों की समस्याओं को हल करने का काम करेंगे। अच्छा काशिफ भाई, मैं ये सवाल पूछूं अगर, जो आम जनता का भी सवाल है कि काशिफ ही क्यों? काशिफ ने ऐसा क्या काम वार्ड नंबर 223 में किया है, या किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे, या आपने अब तक जो काम किया? मैं स्पेशली बहुत सारे कामों में मैं आपको देखा हूँ, ऐसा नहीं कि आप वार्ड में काम नहीं कर रहे हो, पिछले 10 साल से एक्टिव हो, लेकिन मैं स्पेशल फोकस्ड काम जिनको आपने अब तक किया उस बारे में बताइए। तकरीबन 16 साल से हम लोग एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वार्ड के अंदर 10 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक्स कॉर्पोरेटर कांग्रेस की वो कॉर्पोरेटर निकिता ध्यानराज निकम, उन्होंने सीताराम गार्डन की लाइब्रेरी जब नहीं बनी थी, आज से 2019 की बात है, जब इलेक्शन का कोई माहौल नहीं था कि इलेक्शन होने वाला है, मैं लड़ने वाला हूँ, फिर भी हमने अपने अलायंस पार्टनर होने के बावजूद हमने उनके खिलाफ आंदोलन किया, और आज देख सकते हैं सीताराम लाइब्रेरी बनी हुई तैयार है। बहुत से ऐसे काम है जो वार्ड के अंदर करें। आप कोई भी एक मुद्दा देख ले, आज हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होती है, ऐसी बहुत सी चीजें इस्लाम के खिलाफ होती है, कोई आवाज नहीं उठाई जाती है। अच्छा, अभी भाई एक टॉपिक आया है, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है एक डॉक्टर को सर्टिफिकेट देने के टाइम पर उनका हिजाब, वो तो उनकी मेंटल स्थिति खराब है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए, पहले मेंटल सर्टिफिकेट लेना चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। हर एक आदमी को, यही मेरा कहना है, 35-35, 30-30 साल से मुख्यमंत्री, उनको चलने की प्रॉब्लम है, उन्हीं को कंटिन्यू किया जा रहा है। ये सब चीजें बदलना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए। आज मुसलमानों ने एनडीए में जेडीयू को वोट किया नहीं किया, बिहार में एक अलग मुद्दा है, लेकिन आज वो इस तरह से कर रहे हैं। औरत का सम्मान करना एक बहुत बड़ी बात है, और इस एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा कर रहा है तो एक शर्म की बात है। उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनका पहले इलाज होना चाहिए, उनको जाना चाहिए साइकियाट्रिस्ट के पास, क्योंकि उनका मेंटल हेल्थ सही है ही नहीं। अच्छा काशिफ भाई, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारी पार्टीज है, जैसे कांग्रेस है, एनसीपी है, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, स्पेशली मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर बोलने की आजादी नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि प्रोफेट की शान में जब गुस्ताखी हुई तो आप लोगों ने बोला, लेकिन एक्टिवली ऐसा कोई कानून नहीं बोलता है। एज अ मुस्लिम, बीइंग अ मुस्लिम, मैं आपको ये बोलूंगा कि प्रोफेट की शान में गुस्ताखी मैं भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और पूरी उम्मत मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसे ही अगर किसी हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, तो आपको नहीं लगता कि इन तमाम चीजों पर एक कटक और एक कठोर कानून बनना चाहिए?
बिल्कुल कानून बनना चाहिए। रहा सवाल आपने कहा सारी पार्टी के लीडर्स चुप्पी साथ, कौन? हमने पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नाम पे जब भी मुसलमानों के खिलाफ एप्लीकेशन लेना हो, चाहे एफआईआर लेना हो, एफआईआर कराना हो, हमने वी लव मोहम्मद के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराई थी हमारे ऊपर। हमें कभी भी पवार साहब ने नहीं टोका। मुसाफिर खाना मस्जिद है बोरी मोहल्ला एसबीयूटी के अंदर, जिस मस्जिद को प्रेयर रूम करके बेचा जा रहा था, हम उस वक्त पवार साहब से मिले। देवेंद्र फडणवीस नए नए मुख्यमंत्री बने थे। हम लोग ने जाके उस पर मोर्चा किया, केस लड़ा, और आज जाके वो मस्जिद है, ये चीज़ पे हम लोग आज तक माशाल्लाह वो मस्जिद हो कयामत तक रहेंगे, हम हमेशा खड़े रहेंगे। 100 रुपया हमने नहीं लिया वहाँ पे। हर एक मुस्लिम जो भी होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब ने वहाँ पे सेट हुए, क्या हुए एसबीयूटी से पता नहीं। मस्जिद की बात हो, आप प्रॉफिट की बात हो, नबी की शान में गुस्ताखी की बात तो ऐसी है कि एटलीस्ट आप विधानसभा में बोलिए, हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते किसी भी देवी देवताओं के खिलाफ। अब हमारी ताकत देखिए, मैं कॉर्पोरेटर या एमएलए नहीं हूँ, होता तो वो अलग बात थी, लेकिन हम जो पोस्ट पे थे हमसे बर्दाश्त नहीं हो। हम सिर्फ रोड पे आने का काम कर सकते हैं। हमने बहुत अच्छा आंदोलन किया और एक मैसेज पहुंचाया सरकार के खिलाफ कि नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा काशिफ भाई, आप ही की पार्टी के जो लोग थे, जो सालों साल से आपके साथ थे, आपकी पार्टी के एक एमएलए है, वो कहते हैं कि उठाओ डंडे भगाओ लांडे, जहां दिखेगा अली वहां दिखेगा बजरंग बली। तो अभी मुझे ये नहीं समझ में था, आज काशिफ भाई अगर एनसीपी एसपी में है तो उनकी आइडियोलॉजी अलग है। कल अगर आप एपी गुट ज्वाइन कर लिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आइडियोलॉजी कैसे चेंज हो जाती है? देखिए कैसा होता है, सबको अपनी दुकान चलाना है। कोई बजरंग बली पे चला रहा है, कोई मौला अली पे चला रहा है, सब अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे। बीजेपी को खुश करने का काम है, हिंदुत्व वोट को डाइवर्ट नहीं हो, ये नहीं हो, हिंदुत्ववादी की विचारधारा है। यही संग्राम जगताप जो एमएलए आप जिसके सबसे पहला स्टेटमेंट पार्टी से मेरा आया था इस मुंबा देवी के अंदर, सबसे पहले यहाँ के एमएलए ने स्टेटमेंट नहीं दिया था, सबसे पहले मैंने दिया था कि उसके खिलाफ होना चाहिए। हमने एप्लीकेशन डोंगरी पुलिस स्टेशन में भी दिया था। इसमें पार्टी का क्या सपोर्ट मिला भाई? बिल्कुल कुछ नहीं बोला गया, वेरी गुड। पवार साहब को हमने जाके बोला कि ऐसा ऐसा किया, बोले नहीं। अजीत पवार ने खुद फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, क्या किया पता नहीं। आपको नहीं लगता कि उनकी एमएलएशिप जानी चाहिए? लोगों को सोचना चाहिए कि अजीत दादा, आपसे मैं काशिफ भाई आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप हाँ या ना में जवाब दे। नहीं बिल्कुल जाना चाहिए। तो इसलिए जाना इसके लिए कोई कानून बनाने की तरफ आप लोग, अगर आने वाले टाइम में हुकूमत आती है तो? अगर गवर्नमेंट जयंत पाटिल साहब चीफ मिनिस्टर या सुप्रिया ताई चीफ मिनिस्टर नहीं, हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है, स्टेट में एनडीए की सरकार है जिसमें मुसलमान लॉलीपॉप में अजीत दादा को बना दिया गया है। आज अजीत दादा में जो ज्वाइन कर रहा है, भाई अजीत दादा तो सेक्युलर है, तो ये विचारधारा लेके लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन लोगों के ये काम है। हम सरकार में नहीं है, हमारे सिर्फ 10 एमएलए, हम 10 एमएलए से जितनी आवाज उठी है, जितेंद्र अवार्ड साहब को आप देख सकते हो, उन लोग हर आवाज उठाते, जयंत पाटिल साहब उठाते, अनिल देशमुख उठाते, रोहित पवार उठाते, हमारे एमएलए से हमारी आवाज उठा रहे। सुप्रिया ताई उठा रही है लोकसभा में, आप देख बालिया मामा उठा रहे लोकसभा में, आप देख सकते हो नीलेश लांगे साहब उठा रहे। हम लोग हमारे लेवल पे हम सरकार में नहीं है जो ये कानून बना दे, लेकिन इसकी मांग होना चाहिए कि ऐसे कोई भी चीजों पे सख्त कार्रवाई हो। अब आप देख लो कि नीतीश राणे आए दिन कुछ ना कुछ बोलता रहता है, लेकिन उसको तो एक मतलब काम दे दिया गया है। हाँ, कि आप आओ दुकान खोल के बैठो, जब वो कांग्रेस पार्टी से टोपी लगा के वोट मांगते थे, हाँ तो सेक्युलर थे। यही मैं संग्राम जगताप की, आपने जो नगर के एमएलए की बात की, हमारी पार्टी से थे, हम उनसे कई बार इंटरेक्ट किए, हम मिले हैं, सेक्युलर आदमी थे। पता नहीं अचानक क्या हुआ, मुसलमानों ने उनको वोट देके जिताया है, तो ये मुसलमानों को सोचना है कि हमें किसका साथ देना है, किसका नहीं देना। आज आप मुझे बताओ, पवार साहब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे 3 बार। पवार साहब की जर्नी कांग्रेस से लेके, कांग्रेस एस से लेके, एनसीपी से लेके आज एनसीपी एसपी तक, एक स्टेटमेंट गलत हो, कोई मुसलमान के खिलाफ हो, हर चीज में पवार साहब ने मुसलमानों का साथ देने का काम किया है। यहाँ तक के जितेंद्र अवार्ड साहब जहाँ जीत के आते, ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की मुमरा में, थाने में, लेकिन लोग उनको सपोर्ट करते। 1 लाख के ऊपर वोट से जीत गया। बिल्कुल वो उनको करते हैं। नवाब मलिक को मुसलमानों ने साथ दिया, आज वो एपी में चले गए तो लोगों ने साथ नहीं दिया। फाद आजमी लड़े इलेक्शन 3000 वोट से, फाद अहमद, उन्होंने 3000 वोट से हार हो गई उनकी, लेकिन जीत ही मानी जाएगी। वो हमें लगता है चीटिंग से हुआ था। अच्छा मैं ये बात बोलता हूँ कि अभी बहुत सारे लोग, अभी आप अपोजिशन में हो तो आप दूसरे पे करप्शन के इल्जाम लगाते हो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई नगर सेवक बन जाओगे तो कितने % लोगे? आपका क्या परसेंटेज टका क्या फिक्स रहेगा? क्योंकि बीएमसी में जो भी कॉर्पोरेटर होता है, कोई 15% लेता है, कोई 20% लेता है, कोई 25% लेता है। मैंने आपको यहाँ पर तो ऐसी भी खबर है कि भाई 28-28% लोग लेते हैं।
वो क्या टका ले गए, कौन ब्रोकर है वो मुझे नहीं पता। ब्रोकर तो सभी कॉर्पोरेटर है मेरी नजर काशिफ में। भाई इसका समाधान ये है कि अगर हम आएंगे, हम यहाँ के लोकल है, हम यूथ है, हम चेंज चाहते हैं। देखिए आज अपनी सोच कैसी है कि कोई जीता तो हम सब टके वाले हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है सब टके वाले हो जाएंगे। कोई ईमानदारी से भी काम करे, हम करेंगे ईमानदारी से काम और ये लोगों को बताएंगे। जब आपने मुझसे पार्किंग का सवाल किया, मैंने कहा सबसे पहले इनलीगल बिल्डिंग्स बंद होगी। बी वार्ड में 223 वार्ड नंबर में अगर लोगों ने हमें मौका दिया तो इनलीगल बिल्डिंग बनाना हम बंद करवा देंगे। ये आप आके मुझसे अगर इंशाल्लाह हमको अल्लाह ने मौका दिया, लोगों ने मौका दिया, हम जीतते, 1 साल बाद आप आके मेरे से इंटरव्यू करना। मेरे वार्ड में नहीं, कोई भी बी वार्ड में करप्शन नहीं देखने को मिलेगी, इनलीगल बिल्डिंग नहीं बनी होगी। बी वार्ड को अपने तरीके से नॉन करप्टेड काम करने की जिम्मेदारी हम दिलवाएंगे। अच्छा भाई, यूथ के लिए क्या करेंगे? यूथ के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले एजुकेशन का मुद्दा है। यहाँ क्या करेंगे आप एजुकेशन? वार्ड के अंदर सिर्फ एक ही लाइब्रेरी है। आज बीएमसी स्कूल के बाहर आप कितनी लाइब्रेरी बनाएंगे? कितनी बनाएंगे वो उस वक्त बताएंगे। हम नहीं, इतनी काशिफ भाई, बनाएंगे देखिए, जितनी इस मैं आपको बताता हूँ, ऐसे प्रॉमिस कैंडिडेट चुनाव से पहले कर देता है। जब चुनाव आता है, अब काशिफ भाई बोलेंगे भाई अभी मेरे पास फंड नहीं है, मुझे फंड नहीं मिल रहा है। अब हम क्या देखें? मैं आपको अभी से बता रहा हूँ 76,000 करोड़ का बजट है मुंबई महानगर पालिका का। आप कितनी बनाएंगे ये बता देना। मैं बता रहा हूँ ना आपको, हम जिम बनाएंगे, मैं बिल्कुल स्पोर्ट्स के लिए काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि मुंबई के अंदर सबसे बेस्ट वार्ड बनाने का काम करेंगे। और जितनी भी जो वहाँ पे चीजें होती है, योजनाएं होती है, जिसका लाभ हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कौन कौन सी योजना सरकार के द्वारा हमें दी गई। ये चीजें मैं नोट कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप नोट करो। मैं मेरी आवाम से, जनता से, दर्शक से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब अब आप नगर सेवक बन जाए तो मैं एक आपका रिटर्न इंटरव्यू करूंगा। मैं क्या है, कॉपी का जमाना है। अगर मैं सारी चीजें क्या क्या करूंगा बता दूंगा तो वो लोग उन मैनिफेस्टो में डाल देंगे और बताएंगे कि हम ये करके करेंगे। इसलिए सब चीजें नहीं, हम करके दिखाएंगे। हम लोग वादा करने नहीं आए, हम लोग काम करने आए। हम लोग यहाँ के लोकल है। वार्ड नंबर 223 का मैं बेटा हूँ, भाई हूँ। यहाँ पे लोगों की समस्या क्या है, मैं खुद उस चीज से जूझा हूँ। मैं पठानवाड़ी का रहवासी हूँ। पठानवाड़ी के अंदर एक खड्डे बनते हैं, फिर गटर, कचरा, ये सब मसले मैं खुद बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। मेरा घर मसगांव में नहीं है, मेरा घर अंधेरी में नहीं है, मैं लोनावला में बंगले नहीं लेता हूँ। मेरे मसले यहीं के, मैं यहीं का लोकल हूँ और मैं सुबह शाम उस दर्द को महसूस करता हूँ। काशिफ भाई बाद में बोले कि 5 करोड़ रुपए देते, 1 करोड़ रुपए देते, आप जिसका मेयर है आप उस तरफ चले जाओ, आपको फंड ज्यादा मिलेगा, तो तब आप क्या करेंगे? हम जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने ही बताया था शुरू में जब हमारा लॉयल्टी के साथ आप एनसीपी थे 16 साल से, आप अजीत दादा में क्यों नहीं गए? क्या हमको लगता है हमको ऑफर नहीं आया होगा? हमको सबको ऑफर आया। हम लोग ने पवार साहब का साथ तब भी नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ा और इंशाल्लाह ताला आप मिलेंगे हमसे दोबारा। जीत हार अल्लाह की तरफ है। लोगों ने मौका दिया तो हम पवार साहब का साथ हारने के बाद और जीतने के बाद दोनों टाइम नहीं छोड़े। अच्छा काशिफ भाई, जो बड़े उम्र की महिलाएं होती हैं उनको लेकर जो है जॉगिंग ट्रैक सबसे बड़ा इशू ही महिला का है। आज आप हमारे बाजारों में जाएं, उनको चलने की जगह ही नहीं है। आज पीछे के बाजार है हमारे एरिया में, उनको सुविधा देने का काम करेंगे। गंदगी की वजह से जो सब्जियां बिक रही है वो सब बंद कराया जाएगा। एक सही से आप देखेंगे कि वर्ली के अंदर आदित्य ठाकरे एमएलए, उन्होंने एक वहाँ पे बहुत अच्छा एक लोकेशन बनाया कि टेंट बना के दिया है। वो सुबह लगाते, रात में उठा के चले जाते। तो सब पोर्टेबल बहुत तरीके से हम सिस्टमेटिक करके देंगे। सबसे ज्यादा हमारी घर की औरतें ही परेशान है, जिनको लाडली बहन योजना के नाम पे कोई यहाँ पे फायदा। आज गवर्नमेंट ने लाडली बहन योजना का स्कीम लेके आई महाराष्ट्र के अंदर। मुसलमान महिलाओं को, कितने लोगों को यहाँ के कॉर्पोरेटरों ने इस फायदे का लाभ उठाने का मौका दिया। आपने कितने उठवा दिए? मैंने अभी तक 950 लोगों को दिलवा चुका हूँ। ये दाना बंदर में कल्याण स्ट्रीट, रायचूर स्ट्रीट, पूना स्ट्रीट और यहाँ के कुछ लोग हैं हमारे डोंगरी के, जिनको हमने दिलाने का काम किया। और आगे काम चालू था, बहुत खूब। हमने उसको स्टॉप करा दिया क्योंकि अभी आचार संहिता लागू हो गई। दूसरी बात, हमने इस कैंप लेने का काम किया। लेडीज लोगों को कुकर, बहुत कुछ किया। मैं ये बता रहे, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उस पर सब आप देख लेंगे। और यहाँ के लोकल इशू से मैं वाकिफ हूँ। सबसे बड़ी चीज हमारे लिए यही है कि हमें पता है जीतते क्या करना है, हमें ढूंढना नहीं है करना क्या है। अच्छा काशिफ भाई, जनता के जो मुद्दे होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, जैसे आपने कार्यालय आप अपना खोल कर बैठे थे, लोग आते हैं तो लोगों के क्या प्रॉब्लम्स है, मेनली फोकस्ड चीजें क्या है जिसके ऊपर लोग आके आपको लगातार शिकायत करते हैं? लगातार हमें शिकायत, पहले यहाँ पे लाइट नहीं जाया करती थी, अब लाइट जाने का काम होने लगा। उसके बाद आप खड्डे ले लो, गंदगी बहुत बड़ी समस्या है 223 के अंदर। पार्किंग के इशू है, बिल्डरों की मनमानी के इशू है,
बिल्डिंग है बना बना के छोड़ अच्छा भाई, दी। ड्रग्स को लेकर तो आपने कुछ बिल्कुल, बताया नहीं। ड्रग्स अवेयरनेस का तो हमने प्रोग्राम भी किया है और ड्रग अवेयरनेस के ऊपर हमें काम करना है। ड्रग्स के ऊपर ऐसा है कि हमारे यहाँ पे जो ड्रग्स बिका जा रहा है, मुंबई पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और इस पे बहुत सख्ती भी हो गई है, फिर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्योंकि ये चीजें बंद नहीं हो रही है। अच्छा भाई, हमें- आपके वार्ड में स्पेशली ऐसा देखा जाता है कि गुटखा माफिया बहुत है, ड्रग पेडलर बहुत है, तो जब ऐसा लगता है कि भाई ये राजनीतिक लोगों की साठगांठ से ही चल रहा है, तो आपके कॉर्पोरेशन जीतने के बाद के सिनेरियोस क्या होंगे? अजीत दादा ने जब गुटखा बैन करवाया था, आपको पता होगा, हमारी गवर्नमेंट थी जब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो गुटखा बैन करने वाला एनसीपी है। बराबर। ये बात किसी को नहीं पता है, शायद लोगों को ये पता होना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है दर्शकों कि एनसीपी ही पार्टी थी। अजीत दादा पवार जब उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही इस चीज को बैन किया था। ड्रग्स तो बहुत बड़ी बात हो गई, गुटखा बैन करने वाली पार्टी हमारी थी जिसने गुटखा बैन किया बहुत था। और हमारे एरिया के जितने भी गुटखा व्यापारी, अभी लोगों ने भी उस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। कार्रवाई करती है पुलिस, लेकिन हम सख्ती से कार्रवाई कराने के लिए पुलिस को मजबूर करेंगे जीतने के बाद इंशाल्लाह। और आवाम से क्या एक्सपेक्टेशंस है पिछले 16 साल की खिदमत? जो लोगों आप- से बस ये एक्सपेक्टेशन है कि हम यहाँ के लोकल है, आपके घर के बच्चे भाई है हम लोग, हम और आप जिंदगी भर 16 साल जब से हमने होश संभाला है तब से आज तक इमामबाड़ा, पठानवाड़ी, डोंगरी, उमरखाड़ी, बीआईटी ब्लॉक और खड्डे की वाड़ी वगैरह में ही हम लोग रहे हैं। डोंगरी बाजार हो गया, अरब बंगला हो गया, प्रिंसेस कंपाउंड हो गया, जे हो गया, हम यहीं घूमते रहे हैं। हमारा बचपन यहाँ गुजरा है। हम लोगों को यहाँ की समस्या मालूम है। आप लोग हमें एक मौका दें ताकि हम ये सब चीज़ें सुधारें। भारी लोगों को अब मौका ना दें। यहाँ के जो लोकल है, यंग है, उनको मौका देके इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा काम करने का काम करेंगे। काशिफ भाई, यूथ को भी एक स्पेशल आपकी तरफ से क्या सबसे पहले मैसेज? फर्स्ट टाइम वोटर्स को मैं कहूंगा कि आप लोगों से कनेक्टेड है हम लोग सोशल मीडिया के जरिए, और फर्स्ट टाइम वोटर्स, और सबसे बड़ी बात, वोट डालने जरूर उतरे। ये बार 15 जनवरी को वोटिंग है। वोटिंग परसेंटेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। हमारा अधिकार है, हम 5 साल में लोगों को चुनते हैं। जैसे आपने देखा होगा, शाहरुख खान ने भी पिक्चर में कहा, हम एक ऑल आउट लेने जाते हैं तो इतना इंक्वायरी करते हैं, पर 5 साल के कैंडिडेट को चुनते वक्त हम ध्यान नहीं देते। 15, 17 साल से एक ही नगर सेवक है, कोई सुधार नहीं है हमारे वार्ड में। जिसको हमने पिछली बार वोट डाला, आज 4 साल हो गए। ये बात यहाँ के वार्ड वाले भी मानेंगे कि 4 साल से, 3.5 साल से उन्हें नहीं देखा गया है। आज 3.5-4 साल हो गया, उनका नंबर लोगों के पास दिए। तो ऐसे लोगों को मत दें जो आपसे इजी कनेक्ट होते हैं। हम यहाँ डोंगरी में 10 साल से ऑफिस लेके बैठे, पठानवाड़ी में घर है, बचपन इमामवाड़ा में गुजरा, आप 5 मिनट में मुझसे कनेक्ट हो सकते। तो ऐसे लोगों को ही मौका दे, यंग लोगों को दे। हर बार एक ही चीजों को चलाना इस वार्ड के लिए बेहतर नहीं है, और करप्शन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, हमारे साथ मौजूद थे काशिफ शाह, जो युवा और शिक्षित उम्मीदवार है वार्ड नंबर 23 से, 223 वार्ड नंबर 223 से। एनसीपी की एक युवा सोच है जिन्होंने जनता के लिए काम किया। आपने देखा कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने ट्रैफिक के इश्यूज पर जब हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे बड़ा इशू तो ट्रैफिक के लिए इलीगल बिल्डिंग्स का है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने उन्होंने जो काम उन्होंने बताए हैं, जनता तक वो काम अगर पहुंचे तो जनता उनको उस चुनाव में भारी मतों से जिताएगी। अब आगे का मसला ये है कि अगर वो जीत जाते हैं तो जो पॉइंट्स उन्होंने कहा, हम उसको भी कोशिश करेंगे कि भाई आपने वो काम कहां तक किया। तो हम अपना पहला पॉडकास्ट में आपको शामिल किया। आप हमारे पॉडकास्ट में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।